Hello everyone. So we have already discussed the amendments that have been released by the statutory update of income tax. आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं आरटीपी में जो नए क्वेश्चंस हम लोगों को दिए हुए हैं या जो भी सारे क्वेश्चंस हमें बाय वे ऑफ रिवीजन टेस्ट पेपर दिए गए हैं इंस्टीट्यूट के द्वारा. As we all know, whenever you are preparing for any CA examinations, whether it is inter or final or foundation, the institute material is very much important for your examination purposes. और क्योंकि ये latest RTP है हमारे attempt के लिए, तो of course ये तो हमें properly solve करना ही है. लक अच्छा रहा तो हो सकता है एक आधा क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ भी जाए as it is. So let us start. पहले ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते जाएंगे पूरा डिटेल सॉल्यूशन के साथ, क्योंकि बहुत बार ये होता है कि ऑब्जेक्टिव में क्योंकि सिर्फ ऑप्शंस दिए हुए होते हैं तो हमें ये नहीं पता चल पाता कि हमसे गलती कहाँ हो रही है. एंड देन वील मूव ऑन टू द डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस. सो लेट अस स्टार्ट द डिस्कशन ऑफ रिवीजन टेस्ट पेपर दैट इज एप्लीकेबल फॉर नवंबर 20 अटेम्प्ट. सो जो फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है आपका दैट इज ऑल द अमेंडमेंट्स. हम क्योंकि स्टैट्यूटरी अपडेट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं तो हम उसे अभी के लिए स्किप कर रहे हैं. आ जाते हैं पार्ट 2 दैट इज क्वेश्चन आंसर्स. क्वेश्चन आंसर्स में सबसे पहले आपको दिया है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन. नाउ बिफोर स्टार्टिंग एनी क्वेश्चन मैं सबसे पहले कुछ चीजें आप लोगों को क्लियर करना चाहती हूँ जो कि एग्जामिनेशन में आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है. बहुत बार ये होता है कि स्टूडेंट्स डीटी पढ़ते हैं अच्छे से, बट कभी कभी ये होता है कि हमको क्वेश्चन में समझ में नहीं आता कि क्या सॉल्व करना है या कुछ छोटी मोटी चीजों की दिक्कत आ जाती है. सो मैं हमेशा ये चीज बताती हूँ बैचेस में भी, हर बैच में, दैट डीटी में या किसी भी सब्जेक्ट में, बट स्पेसिफिकली डीटी में सबसे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना. क्वेश्चन की छोटी से छोटी चीज में कुछ ना कुछ हिडन इंफॉर्मेशन हो सकती है और हम उन चीजों को इग्नोर कर देते हैं जिसके कारण हमारा क्वेश्चन कहीं पर गलत हो जाता है. और जैसा कि शुरू से हम लोग नॉर्मली बात करते आए हैं दैट डीटी इज अ सब्जेक्ट विच इज टू बी स्टडीड ऑन दी होल. मतलब हम ऐसा नहीं कर सकते कि चैप्टर 1 अच्छे से नहीं पढ़ा बाकी सब हमने पढ़ लिया, या हमने पीजीबीपी छोड़ दिया बाकी कर लिया. आपका ओवरऑल कॉन्सेप्ट बिल्ड नहीं हो पाएंगे अगर आपने बीच में कुछ चीज स्किप करी है तो. सो यू हैव टू स्टडी टैक्सेशन एज अ होल. जितना ज्यादा हो सके उन चीजों को लिंक करते चलिए तो आपको कंसेप्ट समझने में आसानी रहेगी. सो सबसे पहले तो एक एक क्वेश्चन जो हम रीड करते जाएंगे ध्यान से समझना है. एग्जाम में हमें क्वेश्चन रीड कैसे करना है, जो हमारा रीडिंग टाइम होता है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट समय होता है हमारे लिए कि हम प्रॉपरली उस क्वेश्चन को रीड करके दिमाग में आधा तो सॉल्व कर सकते हैं, मतलब मेथड सॉल्व कर सकते हैं. हाँ ऑफ कोर्स बाकी चीजें आपको प्रॉपरली करनी पड़ेंगी, बट हाँ आप एक चीज दिमाग में क्या कर सकते हैं, पिक्चर बना सकते हो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन की व्हाइल रीडिंग द क्वेश्चन. तो उस टाइम को हमें सिर्फ ऊपर से क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, हमें ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो शुरू करते हैं. मिस्टर ए इंडिविजुअल एज्ड 52 ईयर्स. क्यों दी होगी एज, क्योंकि अगर आपको याद होगा तो टैक्स कैलकुलेशन एज वाइज इंडिविजुअल्स का अलग अलग होता है. इज अ सीईओ ऑफ XYZ एंटरप्राइज लिमिटेड. ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 1920 he earned salary of 1,65 lakh rupees. सैलरी अर्न, ठीक है, नेट या कंप्यूटेड सैलरी नहीं बोला है, ये ध्यान रखना है. एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ लिस्टेड इक्विटी शेयर्स. हम एक एक वर्ड ध्यान से समझते जा रहे हैं. देखो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन लिस्टेड इक्विटी शेयर्स, आप चाहो तो कोई चीजें मार्क करते जाओ वहां पर. लिस्टेड इक्विटी शेयर्स लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहां पर आ गया हमारा, 112A में आ गए हम. 112A का केस हो गया. अमाउंटिंग टू 1,06,500. He earned interest of rupees 482,778 ऑन सेविंग अकाउंट. इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक. क्या याद आया हमको कि एक डिडक्शन हमने पढ़ा था जिसमें ये बोला था कि आपको अगर आपके सेविंग इंटरेस्ट पर, सेविंग बैंक पर इंटरेस्ट मिला है तो 10,000 तक आपको क्या मिलेगा, डिडक्शन, ATTTA. इसी के साथ एक और सेक्शन था ATTTB, लेकिन वो किस पर अप्लाई होता है, सीनियर सिटीजन. क्वेश्चन में एज दी हुई है 52, तो हम ATTTB के लिए एलिजिबल नहीं है. तो कहां पर आ जाएंगे, ATTTA. तो अभी तक हमने क्या क्या चीजें समझ ली. देखो सिर्फ 3 लाइन पढ़ के हमारे दिमाग में क्या क्या चीजें क्लियर हो गई. सबसे पहले तो इंडिविजुअल का क्वेश्चन है.
बिलो 60 ईयर्स का केस है, देन सैलरी आपको नेट नहीं दी है, मतलब डिडक्शन माइनस करना बाकी है, इक्विटी शेयर्स 112A एप्लीकेबल होगा और 80TTA। 5 चीजें हमने ध्यान रख ली जो कि नॉर्मली मिस आउट हो जाती हैं। फर्दर ही हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, क्या क्या दिया है, ही डज नॉट रिसीव हाउस रेंट अलाउंस, ठीक है, HRA नहीं मिलता है। मिस्टर ए टुक लोन फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑन 27 अक्टूबर 2017 फॉर रिपेयरिंग हिज हाउस, रिपेयर का लोन है, सेल्फ ऑक्यूपाइड at Delhi and paid interest on such borrowings of rupees 80,000 and 1,50,000 towards principal amount during the previous year 1920। तो रिपेयरिंग के लिए लिया है लोन, तो प्रिंसिपल का तो कहीं हमें बेनिफिट नहीं है, इंटरेस्ट का बेनिफिट मिल जाएगा, हाँ कितना, मैक्सिमम 30,000। क्यों? क्योंकि लोन किस चीज के लिए है, रिपेयर ऑफ हाउस के लिए है। आगे चलते हैं। Mr. A has made the following payments towards medical insurance premium for health policies taken for his family members। तो मेडिकल पॉलिसीज मतलब क्या, 80D। मेडिकल प्रीमियम फॉर हिज ब्रदर नॉट अलाउड। मेडिकल प्रीमियम फॉर हिज पेरेंट्स अलाउड है, हाँ 25,000 खुद का, 25,000 पेरेंट्स का, खुद का इन द सेंस खुद की फैमिली का, दैट इज सेल्फ, स्पाउस एंड चिल्ड्रन। 25,000 किसका मिल जाता है आपको 80D में, पेरेंट्स का। 17,670 बाय चेक, क्यों लिखा है, क्योंकि 80D में पेमेंट अलाउड डिडक्शन तभी होता है जब वो बाय एनी मोड अदर देन कैश हो, अगर कैश में पे हुआ है तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। मेडिकल प्रीमियम फॉर सेल्फ एंड वाइफ, ठीक है, 21,000, 25,000 मैक्सिमम लिमिट है, सीनियर सिटीजन नहीं है हमारा एसएससी, ठीक है। He also earned incurred 6,400 towards preventive checkup of his wife in cash। preventive checkup 5,000 तक अलाउड है, कैश में अलाउड है, लेकिन सब्जेक्ट टू दी ओवरऑल लिमिट। तो ओवरऑल लिमिट जितनी हमको परमिट करेगी उतना हम क्लेम कर लेंगे। डिपॉजिटेड 1 लाख टुवर्ड्स पीपीएफ एटीसी, 1 लाख डिपॉजिट किया है। डिपॉजिटेड 50,000 एंड 2,50,000 टुवर्ड्स टीयर 1 एंड टीयर 2 एनपीएस रिस्पेक्टिवली, ठीक है। टीयर 1 का मिल जाएगा, टीयर 2 का अलाउड नहीं है। एटीसी में सिर्फ किसका डिडक्शन मिलता है आपको, टीयर 2 का मिलता है, बट वो स्पेसिफिकली सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को है। यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा है XYZ एंटरप्राइजेस लिमिटेड, तो ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। He has paid 5,30,000 as advance tax, एडवांस टैक्स पे कर चुका है 5,30,000 का। Employer has deducted tax of 51,89,000, TDS कटा है 51 lakhs का, very good। He is of the opinion that balance amount of tax, if any, will be paid on 27th July, that is before the due date of filing return of income, ठीक है, 27 जुलाई को पे कर देगा। From the following details choose the appropriate options, ठीक है। तो एक काम करते हैं, पहले पूरा कंप्यूटेशन ही बना लेते हैं हम प्रॉपरली, ताकि हम लोगों को सारे क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी रहेगा। सो एक एक करके चलते हैं, प्रॉपर बनाते जाएंगे। क्या, सबसे पहले हम शुरू करते हैं कंप्यूटेशन ऑफ इनकम एंड टैक्स पेबल। जैसा हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वैसे ही हम इसको भी सॉल्व करते जाते हैं, दैट कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स पेबल। एग्जाम में पूरा डिटेल आपको जितना इजी हो सके उतना आप करते जाइए, बट क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स ही उस तरीके से पूछे गए हैं कि हमें पूरा प्रॉपरली सॉल्व करने के बाद आंसर निकालना ज्यादा इजी पड़ेगा। सो टोटल इनकम एंड टैक्स पेबल, सो शुरू करते हैं। क्या क्या चीजें हमने ध्यान में रखी हैं, तो उस तरीके से आप समझते जाइए कि रीड कैसे करने हैं क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन प्रॉपरली पढ़ना। सबसे पहली कौन सी हेड आएगा, तो इनकम अंडर द हेड सैलरीज, हाँ है इनकम अंडर सैलरी हेड। क्या लिखेंगे हम सबसे पहले, सैलरी अर्न या ग्रॉस सैलरी कितनी है, 1,65,00,000 लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन कैसे समझा हमने, क्योंकि नेट या कंप्यूटेड वर्ड यूज नहीं किया हुआ है। स्टैंडर्ड डिडक्शन मतलब अभी माइनस करना बाकी है स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो 1,65,00,000 में से हमने 50,000 माइनस कर दिया, क्या बच गया, 1,64,50,000 यानी उसकी नेट सैलरी बाहर टैक्सेबल। इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी है क्या, हाँ है, लेकिन वो क्या है, लॉस। तो क्योंकि हमारी हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो हमारी एनएवी क्या होगी, सीधे निल, मतलब पहले जीएवी फिर एनएवी पे भी जा सकते हैं, बट ठीक है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो हम सिर्फ कैलकुलेशन पर्पसेस के लिए समझ रहे हैं। लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24B, दैट इज योर इंटरेस्ट ऑन लोन। 30,000 टोटल है 80,000 बट रेस्ट्रिक्टेड टू
30,000 as for repairs as the loan is for repairs। तो इसीलिए मैक्सिमम डिडक्शन कितने का मिलेगा आपको? मात्र 30,000 रुपए का। सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड, क्या हाउस प्रॉपर्टी का लॉस सैलरी से सेट ऑफ हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है। क्या कोई बिजनेस इनकम है इस क्वेश्चन में? नहीं। इसके बाद आ जाते हैं हम इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन, जो जो चीजें मैंने मार्क करवाई है क्वेश्चन में आप मार्क करते जाइए। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल अंडर सेक्शन 112A कितना था अमाउंट? अमाउंट वाज 1,06,500, 1,06,500। चलिए आगे आ जाते हैं इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेस। इनकम अंडर अदर सोर्सेस, सेविंग बैंक इंटरेस्ट, सेविंग बैंक इंटरेस्ट। सेविंग बैंक इंटरेस्ट है हमारे पास 482,778, 4,82,778 ये आ रहा है हमारा सेविंग बैंक इंटरेस्ट। नेट प्लस माइनस करके हमारे पास क्या आ जाएगी? हमारी ग्रॉस टोटल इनकम। तो 17009278, 17009278 ये आ गई हमारी ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम के बाद क्या करेंगे? डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A। तो आगे शुरू करते हैं। चलिए अब मैं यहां से शुरू कर रही हूं, आप नीचे कंटिन्यू कर लीजिए। सो ग्रॉस टोटल इनकम से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारी ग्रॉस टोटल इनकम इज 17009278 लेस डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A। डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A। चलो एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहला हमें 80C में दिया हुआ है क्या? पीपीएफ इन्वेस्टेड अमाउंट इन पीपीएफ 1 लाख, क्योंकि 80C की लिमिट 1,50,000 होती है, आप 1 लाख के अंदर हो चल जाएगा। नेक्स्ट आपने एनपीएस में डिपॉजिट किया है। एनपीएस में डिपॉजिट 80CC डी में डिपॉजिट का डिडक्शन मिलता है टियर 1 अकाउंट का। 1 में भी ले सकते हो, 1B में भी ले सकते हो, फर्क नहीं पड़ेगा, हम 1B में ले लेते हैं। सो बेसिकली 1B वॉज एन एडिशनल डिडक्शन, बट खैर यहाँ पर उसका कोई यूज नहीं है क्योंकि आप किधर भी लोगे आपका टोटल अमाउंट 1,50,000 ही रहना है। 80CC डी के बाद इसको अलाउड है डिडक्शन 80D का। 80D इज बेसिकली मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम। सेल्फ ब्रदर का तो मिलेगा नहीं, सेल्फ एंड फैमिली। तो सेल्फ एंड फैमिली में अपन ने 21,000 का प्रीमियम पे किया है और 6,400 का क्या पे किया है? इंश्योरेंस पॉलिसी 6,400, 21,000 6,400, तो 27,400 हो जाएगा। लेकिन क्योंकि आप सीनियर सिटीजन नहीं हो तो मैक्सिमम कितना हो जाएगा? मैक्सिमम अमाउंट विल बी रेस्ट्रिक्टेड टू 25,000 का डिडक्शन एंड पेरेंट्स का अलग से 25,000 है। तो पेरेंट्स का क्योंकि 25,000 से कम का ही अमाउंट है तो कोई टेंशन नहीं है। 17,670 यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है। एक डिडक्शन हमने अलग से मार्क करके रखा था। नॉर्मली 80TTA हम लोग भूल जाते हैं क्योंकि क्वेश्चन में स्पेसिफिकली लिखा हुआ नहीं होता है, तो हमने शुरू में मार्क किया था और हमने ये भी समझा था कि TTA है, DQ नहीं है। करेक्ट। सो यहाँ लिख देते हैं 80TTA इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक। सेविंग बैंक इंटरेस्ट मैक्सिमम डिडक्शन कितने तक का मिल जाएगा? 10,000। तो टोटल आ जाएगा हमारे पास कि डिडक्शन अलाउबल अंडर चैप्टर 6A कितने हैं। तो कैलकुलेट करके देख लेते हैं। 1 लाख यहाँ पर, 50,000 यहाँ पर, 25,000, 17,670 प्लस 10,000। सो टोटल हमारे अलाउबल डिडक्शन हो रहे हैं 202,670। 202,670 यहाँ से माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगी? हमारे पास आ जाएगी हमारी टैक्सेबल इनकम या टोटल इनकम। सो नोट करते जाइए साथ के साथ, तो हम प्रॉपरली ही पूरा सॉल्व करेंगे क्योंकि आगे हम लोगों को टैक्स कैलकुलेशन वगैरह पर क्वेश्चन है इसमें से। सो हमारी ग्रॉस टोटल इनकम के बाद नेट इनकम आ गई है 16806608, 16806608। इट विल बी राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट ऑफ 10। हम लोगों ने पढ़ा हुआ है टोटल इनकम जो है वो नियरेस्ट 10 पे क्या हो जाएगी?
राउंड ऑफ हो जाएगी। अब ये आ गई हमारी टोटल इनकम। अब शुरू करते हैं हम क्या, टैक्स कैलकुलेशन, क्योंकि आगे हमें ये भी पूछा हुआ है कि टैक्स कैलकुलेशन कितना आएगा। तो शुरू कर लेते हैं। सो हमारी टोटल इनकम आ रही है 1680 कर देंगे उसको हम ना। जब हम टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं तब सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं हर बार कहती हूँ आप लोगों को कि हमें ध्यान रखना है कि हमारी इनकम में स्पेशल रेट इनकम तो नहीं जुड़ी हुई है। ये होता है बहुत बार, ऐसा क्वेश्चन आपको फुल सॉल्व करने में भी आ सकता है। सॉल्व करते करते हम नीचे तक आते हैं और ऊपर भूल जाते हैं। इसमें हमने 1128 की एक इनकम जुड़ी हुई है, आपको याद होगा 1128 पर टैक्स रेट होता है, इट इज अ स्पेशल टैक्स रेट 1128 10% इन एक्सेस ऑफ 1 लाख। तो ये आई है हमारी टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम। अब हम कैलकुलेट कर रहे हैं टैक्स। तो टैक्स आप कैलकुलेट करोगे दो पार्ट्स में, एक आएगा आपका टैक्स ऑन स्पेशल रेट और एक आएगा आपका रेगुलर टैक्स। रेगुलर मतलब आपके स्लैब रेट के हिसाब से, एंड अकॉर्डिंगली आप टोटल टैक्स कैलकुलेट करेंगे और फिर उसमें से हम टीडीएस और एडवांस टैक्स का एडजस्टमेंट कर देंगे। तो सबसे पहले तो हम रेगुलर टैक्स निकाल लेते हैं। तो रेगुलर टैक्स निकालने के लिए हमको स्पेशल रेट इनकम इसमें से हटा देनी पड़ेगी। तो 16806610 में से 1,65,00 जो हमारा 1128 का अमाउंट था वो हम क्या कर देंगे यहाँ से माइनस, और इसके ऊपर क्या निकाल देंगे, स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स निकाल देंगे। तो माइनस कर देते हैं इसमें से 106500 16700,110। अब टैक्स निकालना है, टैक्स अमाउंट है 1,67,00,110। सो इसके ऊपर टैक्स निकालने का सबसे आसान तरीका 10 लाख इसमें से कर देते हैं माइनस। तो 10 लाख हमने माइनस कर दिए, इसमें जोड़ देते हैं 30%, मतलब इसका कैलकुलेट कर देते हैं 30% और उसमें जोड़ देते हैं हम 112500। ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। अगर कोई भी फिगर 10 लाख के ऊपर है तो आप इजीली टैक्स निकाल सकते हो। 4822,533 ये आ गया हमारा टैक्स ऑन नॉर्मल मतलब रेगुलर स्लैब। स्पेशल टैक्सेशन क्या है 1128, तो 1128 स्पेशल रेट टैक्सेशन 106500 में से 1 लाख पे टैक्स नहीं लगता है। बचे हुए पर आपको टैक्स देना है 10%। तो कितना हो जाएगा हमारा टैक्स विल बी 650। तो 4822,533 प्लस 650 विल बी 4823,183। अब आ जाते हैं कि क्या करना है। सो जब भी आप टैक्स निकालते हो हमेशा मैं बोलती हूँ कि टैक्स निकाल के भूल नहीं जाना है, उसके साथ दो और चीजें साथ में चल के आती है। एक आता है सरचार्ज, एक आता है रिबेट। जब भी सरचार्ज आता है तो उसके साथ एक और चीज आती है दैट इज मार्जिनल रिलीफ। तो हम सारी चीजें लगा के देखेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं सरचार्ज पर। सरचार्ज डिपेंड करेगा उस पर्सन की टोटल इनकम पर कि टोटल इनकम कौन से स्लैब में है, अकॉर्डिंगली आप सरचार्ज का रेट अप्लाई करोगे। टोटल इनकम थी हमारी 1,68 लाख। 1 करोड़ से ज्यादा और 2 करोड़ के अंदर मतलब हमारा सरचार्ज का रेट कितना रहेगा, हमारा सरचार्ज का रेट रहेगा 15%। नाउ अगेन वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच इज टू बी केप्ट इन माइंड इज कि यहाँ पर हमारी इनकम में 1128 की इनकम जुड़ी हुई है। आपको याद होगा सरचार्ज में एक अमेंडमेंट था, 1118 और 1128 की इनकम पर मैक्सिमम सरचार्ज 15% लग सकता है। तो मैंने आप लोगों को बताया था जब हमने अमेंडमेंट्स डिस्कस करे थे कि 2 करोड़ तक अगर आपकी टोटल इनकम है तो आप भूल जाओ कि ऐसा कोई अमेंडमेंट है तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक्चुअली रेट भी कितना है 15% है। अगर 2 करोड़ से ज्यादा की है तो हमें वो एडजस्टमेंट देखना पड़ेगा। तो यहाँ हम उतनी मेहनत से तो बच गए क्योंकि हमारी इनकम 2 करोड़ से ज्यादा की नहीं है। तो 2 करोड़ के अंदर अंदर इनकम है 1,68 लाख। तो कैलकुलेट कर लेते हैं सरचार्ज। सरचार्ज इज कैलकुलेटेड ऑलवेज ऑन अमाउंट ऑफ टैक्स। तो सरचार्ज निकाल लिया हमने एट द रेट 15%। 482313 इंटू 15%। तो हमारा अमाउंट आ जाता है 723477। लास्ट में हम लोग राउंड ऑफ कर लेंगे 723477। वैसे इसमें मार्जिनल रिलीफ मिलेगी नहीं, बट फिर भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। क्यों नहीं मिलेगी, मैं जनरली क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि अमाउंट बहुत ज्यादा है। नॉर्मली मार्जिनल रिलीफ सिर्फ उन लोगों को मिल पाती है जो जस्ट उस पर्टिकुलर स्लैब में एंटर हुए हैं। 1 करोड़ से 2 करोड़ में हम 1,68 लाख करें, बट फिर भी हम कैलकुलेट करके देख सकते हैं। तो निकाल लेते हैं। ये आ रहा है हमारा टैक्स ऑन मतलब हमारा जो फिगर है उस पर, और हम कंपेयर किससे करेंगे टैक्स ऑन 1 करोड़। सो कैलकुलेट करके देख लेते हैं टैक्स ऑन 1 करोड़ और देख लेते हैं कोई रिलीफ मिल रही है कि नहीं मिल रही है।
सो हमारा टैक्स ऑन 1 करोड़ आ रहा है। 1 करोड़ का टैक्स निकालते समय एक चीज और ध्यान रखिए, 10% का सरचार्ज जोड़ेंगे क्योंकि हम 50 लाख की लिमिट ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं। तो 30,93,750 इज आवर टैक्स एट 1 CR और हमारा टैक्स कितना है अभी, तो हम एक्सेस कैलकुलेट करके देख लेते हैं। सो 4823,183 और 723,477 का डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस इन टैक्स आ रहा है हमारा, काफी ज्यादा डिफरेंस इन टैक्स आ रहा है और हमारी इनकम बढ़ रही है 68 लाख से 68,06,610 से, जबकि हमारा डिफरेंस इन टैक्स आ रहा है कंपैरेटिवली कम डिफरेंस इन टैक्स आ रहा है। सो क्योंकि हमारी डिफरेंस इन टैक्स कम है और हमारी इनकम ज्यादा से बढ़ रही है, मार्जिन रिलीफ का कॉन्सेप्ट ही वो है कि अगर आपकी इनकम ज्यादा से बढ़ रही है और आपका टैक्स कम अमाउंट से इंक्रीज हो रहा है तो आपको मार्जिन रिलीफ नहीं मिलेगी। मतलब बेसिकली अगर आपकी इनकम बढ़ रही है से फॉर एग्जांपल 1 लाख से और आपका टैक्स बढ़ रहा है 1,10,000 से, तो आपको मार्जिन रिलीफ मिलेगी। अगर आपका डिफरेंस इन टैक्स और अगर आपका डिफरेंस इन इनकम कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो डिफरेंस इन टैक्स कम है, डिफरेंस इन इनकम ज्यादा है, तो हम मार्जिन रिलीफ नहीं मिलती है। तो चाहे तो हम यहाँ पर प्रॉपरली लिख के भी देख सकते हैं, तो आपका एक बार मार्जिन रिलीफ भी रिवाइज हो जाएगा बेसिकली। सो डिफरेंस इन टैक्स देख लेते हैं हम। डिफरेंस इन टैक्स हमारा कितना आ रहा है, सो डिफरेंस इन टैक्स आ रहा है हमारा 2452910 और हमारी डिफरेंस इन इनकम है 68 लाख। तो इनकम बढ़ी 68 लाख से जबकि टैक्स बढ़ा 24 लाख से, तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। सो आपको मार्जिन रिलीफ नहीं मिलेगी। बेसिकली क्वेश्चन में अगर सब्जेक्टिव है तो आपको सॉल्व करके दिखाना है, वो जरूरी रहेगा, इट इज अ पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन। लेकिन आप थोड़ा सा लॉजिकली सोच सकते हो, अगर ऑब्जेक्टिव में आता है तो वैसे चांस नहीं हो तो अच्छा है, रफ में हम कैलकुलेट करके देख लें, दैट इज बेटर। बट हाँ, इन केस अगर ऑब्जेक्टिव है तो जब इतना ज्यादा डिफरेंस होता है तो नॉर्मली रिलीफ नहीं मिल पाती है। सो अगर हम देखेंगे भी तो आपको नॉर्मली जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें जस्ट जैसे 1 करोड़ 1 लाख, 1 करोड़ 2 लाख, ऐसे छोटे डिफरेंसेस में नॉर्मली मार्जिन रिलीफ निकल पाता है। सो अब आ जाते हैं, मार्जिन रिलीफ तो मिल नहीं रहा है यहाँ पर, तो आगे आ जाएंगे किस पर, सीधे आ जाएंगे हम सरचार्ज पर। तो सरचार्ज लगा देते हैं ना, सॉरी सेस, सरचार्ज तो हमने लगा दिया, सेस एट द रेट 4%। ये भी भूलना नहीं है, दिस इज अगेन अ थिंग विच इज नॉर्मली विच इज वी फॉरगेट कैलकुलेट करना सरचार्ज। तो 482313 प्लस 723477 पर लगाओगे 4% का सेस, सो 221,866। दिस इज आवर टोटल टैक्स पेबल 5768526 5768526। ये आ गया हमारा टैक्स। अब हमें क्या देखना है, टीडीएस कट चुका है, एडवांस टैक्स दे दिया है, तो फाइनली पे कितना करना है वो निकाल लेते हैं। तो फाइनल अमाउंट पेबल, दीज आर ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हमें पूछा है आगे, इसीलिए मैं पूरा आप लोगों को सॉल्व करवा रही हूँ और आपके पास पूरा स्ट्रक्चर्ड सॉल्यूशन रहेगा, तो अगर आपको कभी आगे भी रेफर करना पड़ा तो आपको इजी रहेगा। प्लस आप यहाँ मार्क करके रख सकते हो ऐसी कौन सी चीज है जो कि आपको मिस हो गई थी या मिस आउट हो गई थी। सो नाउ फाइनल टैक्स पेबल क्या करेंगे, इसमें से टीडीएस माइनस कर लेते हैं। तो टीडीएस कितना डिडक्ट हुआ था और एडवांस टैक्स कितना डिडक्ट हुआ था, सॉरी एडवांस टैक्स पे किया था इसने 5,30,000 और टीडीएस इसका डिडक्ट हुआ है। क्वेश्चन में हम लोगों को गिवन है कि टीडीएस कितना डिडक्ट हुआ है, तो वो भी हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से माइनस कर लेते हैं। सो 51,89,000 का टीडीएस डिडक्ट हुआ है, माइनस कर देते हैं 51,89,000। सो 51,89,000 का टीडीएस, 5,30,000 का एडवांस टैक्स, 495 राउंड ऑफ कर रही हूं मैं, 49530 विल बी योर फाइनल टैक्स पेबल। चलो, तो क्वेश्चन हमने पूरा सॉल्व कर लिया। अब देख लेते हैं कि क्या क्या पूछा गया है। तो ऑब्जेक्टिव्स पर आ जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको पूछा है दैट इज कंप्यूट द अमाउंट ऑफ डिडक्शन दैट इज अवेलेबल टू मिस्टर ए अंडर चैप्टर 6A। तो आप लोगों के पास लिखा हुआ होगा, हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है क्योंकि हमने पूरा ही कैलकुलेशन किया है। तो डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A हमारा आया था 202,670। ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा है, ऑप्शन डी 202,670 विल बी आवर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, assuming Mr. A pays rent of 65,000 per month for his rented house at Mumbai to Mr. C resident in
मिस्टर ए इज लायबल टू डिडक्ट टीडीएस, इफ सो व्हाट विल बी द अमाउंट? यस, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है टीडीएस अगर आपके ऊपर नॉर्मल रेंट एप्लीकेबल नहीं है, मतलब जो आपका रेंट का 194I सेक्शन होता है, बट इवन इफ यू आर पेइंग, यू आर एन इंडिविजुअल हु इज नॉट कवर्ड अंडर द लिमिट्स ऑफ टैक्स ऑडिट, लेकिन मतलब 1 करोड़ और 50 लाख के अंदर है आपका टर्नओवर, तो ये तो सैलरीड है, 1 करोड़ 50 लाख से कोई मतलब नहीं पड़ता। सो इंडिविजुअल हु इज नॉट कवर्ड अंडर 194I अगर 50,000 पर मंथ या पार्ट ऑफ मंथ से ज्यादा का रेंट पे करता है तो क्या काटना पड़ेगा? 5% से टीडीएस काटना पड़ेगा। और इसके काटने का प्रोसीजर बाकी से थोड़ा अलग होता है। क्या होता है? यू हैव टू डिडक्ट द होल टीडीएस इन द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर और लास्ट मंथ ऑफ टेनेंसी, व्हिचएवर द केस में बी। तो यहाँ पर कुछ बोला नहीं, मतलब मार्च तक रहे होंगे ये, वहां पर मार्च तक रहे होंगे मतलब साल भर का किराया दिया होगा, तो 65,000 पे 5% ये 1 महीने का आ गया 3250, इंटू कर देंगे 12 तो 39,000 डिडक्ट करता है आपको। कब? लास्ट मंथ में। हर महीना टैक्स काटने की जरूरत इस सेक्शन में नहीं होती है। सो यस, मिस्टर ए इज लायबल टू डिडक्ट टीडीएस एट द रेट 5% अमाउंटिंग टू 39,000 इन द मंथ ऑफ मार्च। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी। What be the amount of net tax payable? तो हमने निकाल ही लिया है नेट टैक्स पेबल 49,530, ऑप्शन है क्या? ए बी सी। सी ऑप्शन देखो आपको मिल जाएगा। टैक्स पेबल ऑफ 49,530 हमने निकाल लिया है नेट टैक्स पेबल। लास्ट, कंप्यूट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट चार्जेबल अंडर द हेड अंडर सेक्शन 234B ऑन अकाउंट ऑफ शॉर्ट पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। याद होगा आपको कि 234B इज चार्ज फ्रॉम 1st of April जब तक आप नहीं पे करते हो, लेकिन 234B कब पे करा जाता है, कब लगता है? अगर आपका असेस्ड टैक्स, जितना भी आपका असेस्ड टैक्स है उससे 90% से कम आपने एडवांस टैक्स पे किया हुआ है, तो जितना आपको पे करना था अगर उसका 90% से कम आपने पे किया है तो आपको एडवांस टैक्स लगेगा। सो हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं। 576 जितना टीडीएस है वो हम डिडक्ट कर देंगे, सारी चीजें माइनस हो जाती है तो हमारे पास आ जाएगा हमारा एसेस्ड टैक्स। हमने एडवांस टैक्स पे किया है 5,30,000, 90% से ज्यादा है तो हमें वैसे भी एडवांस टैक्स की इंटरेस्ट 234B की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो 234B विल बी निल, सो आंसर हो जाएगा निल। आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें इतना सारा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कंपैरेटिवली, इसमें ऑलरेडी टैक्स पेबल निकालना ही था तो इसीलिए पूरा समझ लिया हमने और एक अच्छा क्वेश्चन हो गया इनिशियली कि हमारी सारी चीजें थोड़ा थोड़ा सा रिवाइज हो गई। अब आगे के क्वेश्चन में ऑटोमेटिकली हमारा ब्रेन काम करने लगेगा। सो चलो शुरू करते हैं। आगे क्या दिया हुआ है? ऐसे क्वेश्चंस आपको सब्जेक्टिव में भी आएंगे जिसमें ओवरऑल सारी चीजें कैलकुलेट करनी रहेंगी, तो बहुत ध्यान से करना है उस क्वेश्चन को। सबसे ज्यादा स्कोर का भी वही क्वेश्चन रहेगा एंड ऑफ कोर्स वहां गलती होने के चांसेस भी ज्यादा है क्योंकि वहां बहुत सारी चीजें एक साथ आती हैं। सो जस्ट शांति से प्रॉपरली क्वेश्चन रीड करेंगे तो आराम से बन जाएगा क्योंकि हमने सब कुछ अच्छे से पढ़ा हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, मिस चंचल एज्ड 45 years, अगेन मिस चंचल इंडिविजुअल एज्ड 45 provides data for gross receipts for the financial year 1899 and 1920. She is engaged in agency business along with providing services as tarot card reader, ठीक है। During the financial year 1920, she paid an amount of 1,20,000 to contractor for polishing old furniture. She has taken services from renowned interior designers for self-occupied residential property for which she has paid 2,50,000, ठीक है। Further on 28 मई 2019, she sold one commercial property for 50 lakhs, ठीक है। The value adopted by stamp duty value was 52 lakhs, ठीक है। It was purchased for 40 lakhs on 28 अप्रैल 17। क्यों दिया हुआ है ये? कैपिटल गेन, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स भी दिया है, आते हैं इस पर। Brought forward long-term capital loss of FY 18-19 is 7,80,000, ठीक है। During the year, Miss Chanchal incurred a loss of 70 lakhs while trading in the agricultural commodity derivatives. No CTT is paid. Okay. From the details given below, choose the most appropriate options to the questions given below. शुरू करते हैं। Is Miss Chanchal liable to tax audit? सबसे पहली चीज, टैक्स ऑडिट की दो लिमिट्स होती हैं अलग अलग। एक होता है 1 करोड़ अगर आप बिजनेस कर रहे हो और प्रोफेशन कर रहे हो तो 50 लाख। प्रोफेशन की रिसिप्ट से 47, बिजनेस की रिसिप्ट से 85 लाख, दोनों में ही लिमिट कम है तो ऑडिट की जरूरत नहीं है। सो ऑप्शन हो जाएगा नो, एज द ग्रॉस रिसिप्ट्स आर बिलो द स्पेसिफाइड थ्रेशोल्ड लिमिट्स। नाउ व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ टैक्स टू बी डिडक्टेड बाय मिस चंचल? क्या उसे टीडीएस काटने की जरूरत है?
तो बेसिकली उसने दो पेमेंट्स किए हैं अगर हम देखें तो। पहला है पेड एन अमाउंट ऑफ 1,20,000 टू कॉन्ट्रैक्टर पेमेंट पर हाँ 1 लाख की लिमिट है, लेकिन इंडिविजुअल्स एचयूएस में वो लिमिट तभी अप्लाई होगी जब आप ऑडिट के अंदर फॉल हो रहे हो एज पर 1 CR और 50 lakhs। क्योंकि इसका ऑडिट नहीं हो रहा होगा क्योंकि पिछले साल भी इसकी जो टर्नओवर्स थे वो कम थे, 78 भी कम था, 43 से भी कम था और ऑडिट होने के चांसेस नहीं थे। 44AD ये वैसे भी ऑप्ट नहीं कर सकती क्योंकि ये एजेंसी बिजनेस में है। क्योंकि ऑडिट नहीं हुआ है तो नॉर्मल प्रोविजंस में तो टैक्स काटने की जरूरत नहीं है ना। अब अगर हम 194M के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे ना, कीप दिस इन माइंड, जब जब आपको 194C, J और X से मिलता जुलता सेक्शन दिखे हमेशा 194M की एप्लीकेबिलिटी भी अब से आपको चेक करनी है, ये भूल जाते हैं हम। सो 194M की कोई अगर हम एप्लीकेबिलिटी चेक करें तो भी 50 लाख तक का कहीं पेमेंट नहीं हुआ है तो टैक्स काटने की कोई जरूरत नहीं है। सो नील। व्हाट इज द अमाउंट एंड नेचर ऑफ कैपिटल गेन चार्जेबल टू टैक्स इन द हैंड्स ऑफ मिस चंचल। तो कैपिटल गेन चार्जेबल टू टैक्स तो देख लेते हैं हमारा जो केस दिया हुआ है कैपिटल गेन सेल कंसिडरेशन। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी केप्ट इन माइंड, सेल कंसिडरेशन में 50C का एप्लीकेशन चेक करना है। 50C में एक एक्सेप्शन दिया हुआ है कि अगर डिफरेंस 5% तक का है तो चलेगा, मतलब इफ द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज विद इन द 105% ऑफ द सेल कंसिडरेशन देन आप लोगों को कैलकुलेशन की जरूरत नहीं होती है, मतलब स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू पे गेन कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होती है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, कमर्शियल प्रॉपर्टी सोल्ड एट 50 lakhs, मतलब जितने में बेचा है उसके ऊपर 5% का वेरिएशन होगा तो चलेगा, उससे ज्यादा वेरिएशन है अगर तो फिर आपको स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू अडॉप्ट करनी है। मतलब अगर मेरी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 52,50,000 के अंदर आई तो भी चलेगा। तो इस केस में स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है 52 lakhs, कोई जरूरत नहीं है, 50C विल नॉट अप्लाई, 50C विल बी नॉट एप्लीकेबल। तो सेल कंसिडरेशन आपका सिंपल आ जाएगा, कितना जो एक्चुअल सेल कंसिडरेशन है, कितना है हमारा एक्चुअल सेल कंसिडरेशन, एक्चुअल सेल कंसिडरेशन इज 50 lakhs। तो 50 lakhs एक्चुअल सेल कंसिडरेशन हो गया। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, अब इंडेक्सेशन लगाएंगे कि नहीं वो चेक करना पड़ेगा कि एसेट लॉन्ग टर्म है शॉर्ट टर्म, क्योंकि इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो पीरियड कितना लगेगा 24 महीने का। खरीदी है 28 अप्रैल 17 को और बेची है 28 मई 19, 24 महीने पार हो गए तो लॉन्ग टर्म एसेट हो गई। लॉन्ग टर्म एसेट है तो इंडेक्सेशन लगाया जाएगा। 40 lakhs मल्टीप्लाइड बाय 289 अपॉन 272, तो कैलकुलेट कर देते हैं। एज सच कैलकुलेशन बहुत इजी दिया है उन्होंने, बट ये चीजें दो चीजें जो बच्चे नॉर्मली भूल जाते हैं। पहला कि ये 52 और 50, मतलब बहुत बार ये हो सकता है कि स्टूडेंट्स उसको 52 lakhs के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं, तो वो चीज सबसे पहले ध्यान रखनी है। और उसके बाद आपको इंडेक्सेशन हर बार देना है जरूरी नहीं होता है, ठीक है। बहुत बार एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए वो लोग इंडेक्सेशन लिख देते हैं पर एसेट शॉर्ट टर्म होती है, ठीक है। तो ये आपको चेक कर लेना है पहले इंडेक्सेशन लगाने से पहले कि हमारी एसेट शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म। तो 7,50,000 का गेन आ रहा है, कितना, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। चलिए कैलकुलेट कर लीजिए आप भी। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। लास्ट, what is the amount of losses that can be carried forward to assessment year 21-22 assuming that business income is 45 lakhs and income from profession is 25 lakhs। अब यहाँ पर ऊपर हमने एक और बात पढ़ी थी जो इसी से रिलेटेड थी कि हम लोगों को एग्रीकल्चर कमोडिटी डेरिवेटिव्स पर इनकम हुई है कितनी, टोटल इनकम दी हुई थी, ऊपर देख लेते हैं। incurred a loss of 70 lakhs while trading in the agricultural commodity derivatives। अब यहाँ से थोड़ा सा हमको पीछे जाना पड़ेगा, जो हमने पढ़ा हुआ है पीजीबीपी में, दैट इज स्पेक्यूलेशन बिजनेस के बारे में हमने बात करी है। स्पेक्यूलेशन बिजनेस का लॉस अगर होता है तो वो नॉन स्पेक्यूलेशन बिजनेस की इनकम से सेट ऑफ नहीं किया जा सकता, करेक्ट। स्पेक्यूलेशन इनकम का लॉस स्पेक्यूलेशन इनकम से ही सेट ऑफ हो सकता है। अब क्योंकि ये कमोडिटी डेरिवेटिव्स है तो हमें ये समझना पड़ेगा कि क्या ये स्पेक्यूलेटिव बिजनेस है या क्या ये स्पेक्यूलेटिव बिजनेस नहीं है। तो आपको याद होगा कुछ एक्सेप्शंस हम लोगों ने डिस्कस करे हैं जिसमें ये बताया जाता है कि दीज इनकम्स आर नॉट स्पेक्यूलेटिव इनकम, जिसमें से एक होता है ट्रेडिंग इन कमोडिटी डेरिवेटिव्स। हाउएवर कमोडिटी डेरिवेटिव्स में आप नॉन स्पेक्यूलेशन
में तभी जाते हो, मतलब स्पेकुलेशन से बाहर तभी आते हो जब वो इनकम सीटीटी पेड हो, लेकिन अगेन दिस एप्लीकेबिलिटी इज नॉट ऑन एग्रीकल्चरल कमोडिटी डेरिवेटिव्स। तो घुमा फिराकर ये जो इनकम है ये कौन सी हो गई, ये हो गई नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस। तो क्या कहा है, लॉस ऑफ 70 lakhs while trading in agricultural commodity derivatives, no CTT paid, CTT is commodity transaction tax। तो नॉर्मली CTT पे होना जरूरी है, लेकिन क्योंकि एग्रीकल्चरल कमोडिटी है तो CTT पे होना जरूरी नहीं है। मतलब ये जो इनकम है ये नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस की इनकम है, तो हमारे रेगुलर बिजनेस की लॉस, बिजनेस की इनकम से सेट ऑफ हो सकता है। तो देख लेते हैं कि कितने लॉस कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं, कितने लॉस सेट ऑफ हो रहे हैं। शुरू करते हैं सबसे पहले हमारी पीजीबीपी की इनकम। पीजीबीपी की इनकम कितनी है हमारे पास, तो पीजीबीपी की इनकम है 45 lakhs बिजनेस एंड 25 lakhs प्रोफेशन, या उल्टा लिखा है, चेक कर लेते हैं। 45 लाख बिजनेस, 25 lakhs प्रोफेशन, जोड़ देते हैं दोनों को, तो टोटल हमारी बिजनेस की इनकम हो जाती है 70 lakhs, और हमारा लॉस भी है 70 lakhs का, क्योंकि वो नॉन स्पेकुलेशन लॉस है तो वो सेट ऑफ हो जाएगा। ये चीज ध्यान रखनी है एग्जाम में कि कौन सा लॉस कौन सा सेट ऑफ होगा, कौन सा लॉस कौन सी इनकम से सेट ऑफ नहीं होगा। सबसे इजी तरीका है कि चीजों को ब्रेक करते जाओ। जब आप लॉस और सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड शब्द सुनते हो तभी फटाफट हमारे दिमाग में हमको सेट ऑफ पे चले जाना है। तो सेट ऑफ के सारे प्रोविजन हमें रिवाइज कर लेने हैं कि हाँ बिजनेस लॉस में सेट ऑफ में क्या क्या रेस्ट्रिक्शन है, कि स्पेसिफाइड बिजनेस, स्पेकुलेशन बिजनेस, तो कंफ्यूजन नहीं होगा। फिर आ जाते हैं कैपिटल गेन। तो कैपिटल गेन की इनकम है हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। चलो तो अब याद कर लेते हैं कि कैपिटल गेन में क्या एक्सेप्शन था। हम लोगों ने हमेशा बात करी है सेट ऑफ पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका एक्सेप्शन तरीके से पढ़ो, कभी भी नहीं भूलेंगे। तो अभी हमने कैलकुलेट किया 7.5 लाख का क्या आया है, हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया है जो हमने लैंड बेचने पर कमाया। अभी हमको कुछ लॉस भी है, हाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, सो क्वेश्चन में हम लोगों को गिवन है दैट ही हैज ब्रॉट फॉरवर्ड कैपिटल लॉस, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस फ्रॉम अनलिस्टेड शेयर्स ऑफ फाइनेंशियल ईयर 18-19। तो अनलिस्टेड शेयर्स का लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो हाँ हमारा गेन लॉन्ग टर्म है, इसीलिए ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस सेट ऑफ हो जाएगा। लेकिन क्योंकि हमारा इनकम रेस्ट्रिक्टेड है तो 30,000 क्या हो जाएगा, फर्दर कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अब अगेन यहाँ एक और चीज ध्यान रखनी है जो हिडन एडजस्टमेंट है, क्वेश्चन में नहीं बोला हुआ है। आपको क्वेश्चन में लिखा है ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस ऑफ फाइनेंशियल ईयर 18-19। ये साल क्यों जरूरी है, क्वेश्चन में ऑलमोस्ट एक एक शब्द जरूरी है। तो 18-19 इसलिए जरूरी है कि क्या हमारे 8 साल खत्म तो नहीं हो रहे, ये आपको चेक करना है। क्योंकि हमारा कैपिटल गेन का लॉस सिर्फ कितने साल कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, 8 साल कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। और क्वेश्चन में पूछा है हाउ मच लॉस कैन बी कैरी फॉरवर्ड टू असेसमेंट ईयर 21-22। अगर यहाँ पर ये बहुत पुराना लॉस होता तो हो सकता है हमारा आखिरी साल है। हम बहुत बार फ्लो में बोल देते हैं कि हाँ इतना का सेट ऑफ हो गया, 30,000 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा अगले साल। हमेशा चेक करो कि टाइम लिमिट बची है कि नहीं बची है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें नॉर्मली कहीं पर हमें लिखी हुई नहीं मिलेंगी, ये ऑटोमेटिकली करते करते हम चीजों को समझ जाते हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, ये समझाती जा रही हूँ मैं आपको साथ के साथ। चलिए आगे आ जाते हैं। आगे इतने केस सिनेरियोज नहीं है, केस सिनेरियोज अब खत्म हो गए हमारे। सो बेसिकली हमारा सिर्फ 30,000 का लॉस कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। तो सही ऑप्शन विल बी ऑप्शन सी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। मिस्टर ए एज 45 ईयर्स। अब हम हर क्वेश्चन में क्या क्या ध्यान रख रहे हैं वो मैं आपको बता चुकी हूँ इतनी देर से। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। मिस्टर ए इंडिविजुअल एज 45 ईयर्स। तो अगेन ही इज नॉट अ नॉन सीनियर। जैसे आप इस तरीके से सॉल्व करना शुरू कर दोगे ना, ऑटोमेटिकली एग्जाम में आप इसी तरीके से सॉल्व करोगे। नहीं तो ऐसे अलग से कुछ नहीं हो पाता कि हम एग्जाम में ये ध्यान रखेंगे। उस समय तो जितनी याद रही हुई चीजें होती है वो याद रह जाए वही बहुत होता है। उस समय आप इतने प्रेशर में होता है, इट्स वेरी मच नॉर्मल, क्योंकि एग्जाम प्रेशर है, हमारा एग्जाम रहेगा, अटेम्प्ट रहेगा। तो जितना हमने पढ़ा है वो वहां अच्छे से याद आ जाए, तो उसमें हम एक्स्ट्रा चीजें नहीं सोच के जा सकते कि ये ध्यान रखना है वो ध्यान रखना है। ये हमें सॉल्व करते करते ही हैबिट लगानी है कि हाँ हम डीटी जब भी सॉल्व कर रहे हैं इन माइन्यूट चीजों पे हमें ध्यान देना है। Mr. A, aged 45 years, sold an agricultural land for ₹52 lakhs on 4th October 2019. बहुत अच्छी बात है। Acquired at a cost of 49,25,000 on 49.25 lakhs on 13th September 2018. Situated at 7 kilometers from the jurisdiction of a municipality having population of 4 lakhs.
चलो तो पहले बात कर लेते हैं प्रोविजन की। तो कैपिटल एसेट में हमने एक एक्सक्लूजन पढ़ा हुआ है, दैट इज रूरल एग्रीकल्चरल लैंड। रूरल एग्रीकल्चरल लैंड कैसे पता चलेगा? तो क्वेश्चन या प्रोविजन में थोड़ा सा उल्टा पढ़ते हैं हम। अगर हम प्रोविजन देखेंगे तो हमें बताया गया है कि डिस्टेंस के हिसाब से कौन सा लैंड अर्बन है, ये समझना है। जो लैंड उन कंडीशंस को फुलफिल कर देता है वो लैंड क्या हो जाता है? अर्बन हो जाता है। और वो लैंड जो उन पर्टिकुलर कंडीशंस को फुलफिल नहीं करता वो क्या हो जाता है? रूरल हो जाता है। सो मैं सिर्फ सेकंड वाली कंडीशन डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि क्वेश्चन के लिए वही रेलेवेंट है, दैट इज द डिस्टेंस। तो हमारे डिस्टेंस की कंडीशंस कुछ ऐसी थी कि अगर डिस्टेंस फ्रॉम द म्युनिसिपैलिटी और कंटोनमेंट बोर्ड इज लेस देन और इक्वल टू 2 किलोमीटर्स और इज लेस देन और इक्वल टू 6 और इज लेस देन और इक्वल टू 8 किलोमीटर्स और पॉपुलेशन यहाँ पर so this is the distance from municipality and the population is more than 10,000 but up to 1 lakh, then 1 lakh से 10 lakhs and 10 lakh से ज्यादा, this is the limit जो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कैपिटल गेन्स में। अब हमें देखना है कि हमारे जो लैंड्स हैं वो रूरल लैंड है या अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड है। तो पहले लैंड की बात कर ली, दूसरे पे बोला है ऑल्सो सोल्ड अनदर एग्रीकल्चरल लैंड फॉर 53 lakhs ऑन 12th of December 2019, acquired at 46 lakhs on 15th February 2018, situated at 1.5 kilometers from the jurisdiction of municipality having population of 12,000. What will be the amount of capital gain chargeable to tax in the hands of Mr. A? चलो ठीक है, सबसे पहले तो समझ लेते हैं कि लैंड 1 और लैंड 2 हमारी एग्रीकल्चरल लैंड है कि नहीं है। कौन सा एग्रीकल्चरल? रूरल एग्रीकल्चरल। तो लैंड 1 में हमें बोला गया है सिचुएटेड एट 7 किलोमीटर, 7 किलोमीटर मतलब लेस देन और इक्वल टू 8 किलोमीटर्स एंड हैविंग अ पॉपुलेशन ऑफ 4 lakhs। अब अगर ये कंडीशन फुलफिल होगी तो वो लैंड क्या माना जाएगा? अर्बन माना जाएगा। तो क्या बोला उन्होंने? अगर डिस्टेंस 8 किलोमीटर या उससे कम है और पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा है तो क्या माना जाएगा कि वो लैंड अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड है। लेकिन ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही है तो हमारा फर्स्ट लैंड एग्रीकल्चरल लैंड है। और कौन सा एग्रीकल्चरल लैंड है? रूरल एग्रीकल्चरल लैंड है। क्योंकि ये रूरल एग्रीकल्चरल लैंड है तो क्या ये कैपिटल एसेट माना जाएगा? नहीं, ये कैपिटल एसेट नहीं माना जाएगा। लैंड 2 की बात करें तो 1.5 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर मतलब ये तीनों में आएगा। अगेन ध्यान रखना है, बहुत बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि 1.5 को हम सिर्फ 2 से कंपेयर कर लेते हैं। क्या बोला है यहाँ पर? लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। तो 1.5 2 किलोमीटर में भी आ गया, 6 में भी आ गया, 8 में भी आ गया, मतलब तीनों में से कहीं भी बैठ जाए तो चलेगा। सो क्या बोला है? 1.5 किलोमीटर एंड हैविंग अ पॉपुलेशन ऑफ 12,000, मतलब इधर ही फिट हो गया कि 2 किलोमीटर या उससे कम और 12,000 की पॉपुलेशन फिट हो गया। इस कंडीशन को फुलफिल कर दिया, मतलब हमने क्या कर लिया? हमारा एग्रीकल्चरल लैंड कौन सा है? अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड। तो ये कैपिटल एसेट माना जाएगा और इसके ट्रांसफर पे हमें टैक्स लगेगा। तो पहले वाले पे तो कैलकुलेट करने का कोई सेंस ही नहीं बनता, इट इज एग्जेम्प्ट। एग्जेम्प्ट बेसिकली कैपिटल एसेट की डेफिनेशन से ही बाहर है तो गेन निकालेंगे क्या? नहीं। सेकंड केस पे आ जाते हैं। सेकंड केस में हमारा है कैपिटल एसेट। कैपिटल एसेट में हम लोगों को दिया हुआ है कि बेचा कब है और कितने में, तो 12 दिसंबर को बेचा है 53 और खरीदा था 15 फरवरी को 2018। तो 15 फरवरी 2018, 15 फरवरी 2019 में 1 साल खत्म हुआ, 15 फरवरी 2020 में 2 साल, मतलब 24 महीने कंप्लीट होंगे। बट अभी हमारे 24 महीने कंप्लीट नहीं हो रहे हैं, मतलब ये शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है। तो इंडेक्सेशन देखा, हमें लास्ट क्वेश्चन में हमने बात करी थी कि इंडेक्सेशन दिया हुआ होता है पर हमें ध्यान रखना है कि लॉन्ग टर्म है या नहीं। तो हम लोगों को सेम एग्जांपल मिल गया उसी चीज का जो हमने बात करी 2 मिनट पहले कि एसेट लॉन्ग टर्म नहीं है पर इंडेक्सेशन दिया है। क्यों? कंफ्यूज करने के लिए। हमें कंफ्यूज होना है क्या? नहीं, क्योंकि हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर है। सो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है तो सीधे सीधे क्या करो? इंडेक्सेशन लगाने की मेहनत करने की जरूरत नहीं है। सेल कंसिडरेशन इज 53 lakhs और हमारी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी है? 46 lakhs। तो माइनस कर देते हैं, सीधे सीधे आ जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑफ 7 lakhs। तो ऑप्शन कौन सा हो गया हमारा? ऑप्शन हो गया ऑप्शन बी। एंड अगेन वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग जो कि नॉर्मली ऑब्जेक्टिव एग्जाम में मैं बताती हूँ बट क्योंकि हमारा एग्जाम पूरा ऑब्जेक्टिव नहीं है सो बहुत बार ये चीज हमारे दिमाग से स्लिप हो जाती है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ऑप्शन मैच होते से ही खुश नहीं होना होता है। दिस इज अ टिप विच यू हैव टू कीप इन माइंड फॉर योर ऑब्जेक्टिव, ऑल ऑफ योर ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स, नॉट स्पेसिफिकली टैक्स,
और भी जिन जिन सब्जेक्ट्स में आपको ऑब्जेक्टिव्स हैं, से लॉ वगैरह में। तो बेसिकली होता क्या है, जो ऑब्जेक्टिव बनाने वाला होता है उसे बच्चे की बुद्धि बहुत बार पता होती है कि उसे पता है बच्चा क्या क्या गलती कर सकता है, तो हमारे ऑप्शंस बहुत बार गलत तरीके से भी मैच हो जाते हैं। जैसे अगर हम कुछ एग्जाम्पल्स देंगे तो हम लोगों को ये समझ में आ जाएगा कि हो सकता है कि अगर मैंने गलती करी होती तो भी मेरा आंसर मैच हो जाता। तो हम गलत करते हैं, हमारा आंसर मैच हो जाता है, तो हम सोचते हैं वाह बढ़िया आंसर मैच हो गया, आगे बढ़ो। लेकिन कीप दिस इन माइंड, अगर आंसर मैच हो जाता है तो भी कोशिश करो कि एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ लो कि कहीं कोई चीज मिस तो नहीं हुई है, नहीं हुई है, बढ़िया आगे चलो। तो हो सकता है इस पर आप इंडेक्सेशन लगा के निकालो तो भी आपका आंसर मैच हो जाए। सो ध्यान रखना है ये चीज। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। मिस्टर अर्जुन होल्डिंग 1000 शेयर्स ऑफ एक्स लिमिटेड एक्वायर्ड ऑन 1st of July 2018 for 600, sold 500 to Mr. शौर्य, ठीक है, on 1st of May 2019 for 550 per share, ठीक है। X declared dividend at the rate 65 per share. Now this is an unusual question. Normally ऐसे क्वेश्चन हमारे मॉड्यूल में या अभी तक हमने कहीं देखे हुए नहीं है। It is a very good question. किस पॉइंट पर है उस पर मैं आती हूँ। Being the record date for declaration of dividend, रिकॉर्ड डेट से शायद आपको कुछ याद आ रहा होगा, चलिए याद नहीं आता तो दिला देते हैं। मिस्टर शौर्य सोल्ड 300 इक्विटी शेयर्स एट ₹475 per share on 28 September 2019 and the balance 200 equity shares at 450 per share on 28th October 2019. Apart from above mentioned information, Mr. Shaurya was having only long-term capital gains from sale of अनलिस्टेड शेयर्स ऑफ 50,000। कहां पर अनलिस्टेड है, कहां पे लिस्टेड है, वो क्यों दिया गया है, हमें हमेशा ध्यान रखना है कि लिस्टेड शेयर्स लॉन्ग टर्म अगर है हम अज्यूम कर लेंगे कि वो 112A में है, लिख देना है अगर सब्जेक्टिव है तो कि एसपीटी पेड रहेगा, और अनलिस्टेड है तो नॉर्मल, जैसा हम नॉर्मल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे चलते हैं वैसा चलेगा। सो अज्यूमिंग दैट मिस्टर शौर्य हैज नो अदर इनकम, कंप्यूट हिज टोटल इनकम। जब आप इस क्वेश्चन को प्लेन रीड करते हो तो आपको लगता है ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इतना इजी क्वेश्चन दे दिया डिपार्टमेंट ने, सीधे सीधे सेल वैल्यू दे रखी है, परचेज वैल्यू दे रखी है, और आपको सिर्फ क्या करना है कि इतने से शेयर्स खरीदे, इतने बेचे, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, माइनस करो, खत्म, कैपिटल गेन आ गया। और अगेन चांसेस है कि उस चीज से करोगे तो आंसर मैच हो जाएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ध्यान देनी है जो नॉर्मली हम मिस करते हैं जब हम टैक्स की बात करते हैं। अकाउंट्स में हम हर बार डेट को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, हमें बचपन से बताया जाता है कि अकाउंट में डेट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, टैक्स में भी डेट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्यों? चलिए मैं कुछ लिखते जाऊंगी तो आपको शायद ऑटोमेटिकली चीजें क्लिक होती जाएंगी, नहीं तो हम बात कर ही लेंगे। सो बेसिकली रिकॉर्ड डेट से कुछ क्लिक होने की मैंने इसीलिए बात करी थी कि हम लोगों ने एक प्रोविजन पढ़ा हुआ है, आपको याद होगा, डिविडेंड स्वाइपिंग एंड बॉन्ड वॉशिंग ट्रांजैक्शंस के ऊपर हमने बात करी थी। नाउ दिस इज अ वेरी अनयूजुअल क्वेश्चन, इसीलिए मैंने कहा क्योंकि वो एक ऐसा प्रोविजन है जो हम पढ़ लेते हैं पर बहुत बार प्रैक्टिकली कब अप्लाई करना है वो हम लोगों को एकदम से क्लिक नहीं होता है। सो क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है अर्जुन इज होल्डिंग फॉर 1000 शेयर्स। हम एक एक पर्सन को एनालाइज करते चलते हैं। अर्जुन होल्ड कर रहे हैं 1000 शेयर्स, ठीक है। कौन सी तारीख की बात हो रही है ये? Acquired on 1st of July 2018, 1st July 2018 को for ₹600 sold 500 to शौर्य। इन्होंने किसको बेच दिए? शौर्य जी को बेच दिए। कितने? 500 शेयर्स ऑन कौन सी तारीख को? 1 मई 2019 को, और एट द रेट 550, ठीक है। आगे क्या दिया? X declared dividend on 20th of July, 20 जुलाई 2019 को X लिमिटेड ने डिक्लेयर कर दिया डिविडेंड 20 जुलाई 2019 को एट द रेट ₹65 पर शेयर। क्या रेट है डिविडेंड डिक्लेरेशन का? 65 पर शेयर। Being the record date for declaration of dividend, Mr. Shaurya sold 300 equity shares at 475 on 28 सितंबर को इसने कितने शेयर्स बेचे? 300 शेयर्स। खरीदे कितने थे? 500 शेयर्स। कौन सी तारीख को? 1 मई को। 1 मई को इसने खरीदे, 20 जुलाई को डिविडेंड डिक्लेयर हुआ, और 20 जुलाई के बाद 28 सितंबर को इसने 300 शेयर्स बेच दिए। कितने में बेचे हैं? 300 शेयर्स। तो 300 शेयर्स बेचे हैं 475 एट द रेट ₹475 में, एंड पर शेयर ऑन 28 सितंबर, एंड द बैलेंस 200 एट द रेट 450। बैलेंस 200 कब बेचे हैं? एट द रेट 450 बेचे हैं, ठीक है। और कब सेल आउट करे हैं ये शेयर्स?
28 सितंबर। ना क्वेश्चन में कहीं भी लिखा हुआ नहीं है कि इस पे आपको डिविडेंड स्वैपिंग के कंडीशंस एप्लीकेबल चेक करने हैं, पर वो हमको चेक करना है। चलिए, अपार्ट फ्रॉम द अबव मेंशन्ड इंफॉर्मेशन मिस्टर शौर्य वाज हैविंग ओनली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, इस पे बाद में आ जाते हैं। अब अगर आपको ध्यान होगा तो हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ है कि अगर रिकॉर्ड डेट से 3 महीने पहले और 3 महीने के बाद आपने बेच दिया, मतलब रिकॉर्ड डेट से जस्ट 3 महीने पहले आपने शेयर्स खरीदे और 3 महीने के अंदर अंदर आपने उनको बेच दिया, तो उस केस में ध्यान से समझना है, अगर वो सेल लॉस पर हुई है तो जितना डिविडेंड एग्जेम्प्ट होता है उतना लॉस आपको एडजस्ट नहीं करने दिया जाता। तो सबसे पहले तो समझ लेते हैं कि डिविडेंड स्वैपिंग अप्लाई हो रहा है कि नहीं और किस में हो रहा है। तो क्वेश्चन में मिस्टर शौर्य की बात करिए, तो मिस्टर शौर्य की बात करते हैं। मिस्टर शौर्य ने शेयर्स खरीदे थे 1 मई को, जो आपका रिकॉर्ड डेट है वो है 20 जुलाई। 20 जुलाई से 3 महीना पीछे अगर हम जाते हैं तो क्या हमारा 3 महीने के अंदर अंदर आ रहा है, तो 1 मई, जून, जुलाई, यस वी आर विद इन 3 मंथ्स, हमारा टाइम 3 महीने के अंदर है। और इधर बेचने में भी क्योंकि शेयर्स है तो 3 मंथ्स का लिमिट रहेगा, तो 3 महीने है क्या, जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, यस इधर भी हम 3 महीने के अंदर आ रहे हैं। मतलब हम लोगों ने वो कंडीशन फुलफिल कर दी जिसमें ये कहा गया था कि अगर रिकॉर्ड डेट से 3 महीने के अंदर आपने खरीदे और आने वाले 3 महीने के अंदर बेच दिए, तो ये जो डिविडेंड है, क्योंकि ये डिविडेंड एग्जेम्प्ट होता है तो आप आसानी से टैक्स इवेड कर सकते हो। आपने अगर इन शेयर्स को लॉस में बेचा है तो लॉस to the extent of dividend will not be eligible to carry forward or to be adjusted, बेसिकली उस लॉस को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा। यहाँ पे 3 महीने की लिमिट हो रही है क्या, नहीं, यहाँ पर हम 3 महीने से पार हो गए हैं। सो शुरू करते हैं, सिर्फ ये वाले केस में हमें ध्यान में रखना है। तो सबसे पहला है हमारा फर्स्ट 300 शेयर्स पर क्या होगा, तो फर्स्ट 300 शेयर्स पर हमने लॉस में बेचा है कि प्रॉफिट में, तो सेल कंसिडरेशन निकाल लेते हैं। सेल कंसिडरेशन हमारी सेल वैल्यू है रुपीज 475 सेल कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस कर देते हैं, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है 550, यस हमने लॉस में बेचा है। लॉस में बेचे हैं 300 शेयर्स, तो कैलकुलेट कर लेते हैं लॉस कितना आएगा, 300, 475 माइनस 550 इंटू 300 गिव्स अस 22,500। 22,500 का क्या आ रहा है, हमारा लॉस आ रहा है। अब आ जाते हैं आगे 200 शेयर्स। 200 शेयर्स उस केस से बाहर जा रहे हैं, तो 200 शेयर्स पे हमें कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है। तो 200 शेयर्स पर हमें प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस, प्रॉफिट ही हो रहा है, सॉरी लॉस ही हो रहा है। 450 माइनस 550 इंटू 200, तो आगे आ जाते हैं 450 माइनस 550 इंटू 200, तो हमारा लॉस आ जाएगा 20,000 रुपए का। मतलब हमने दोनों ही केसेस किसमें करे हैं, लॉस में सेल करे हैं। अब देख लेते हैं कि डिविडेंड कितना आ रहा है। जितना डिविडेंड है उतने का लॉस रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा। तो पर शेयर 65 रुपीज का क्या मिला है, आपको डिविडेंड मिला है। पर शेयर आपको डिविडेंड मिल रहा है 65 रुपीज का, क्योंकि यहाँ पर ये कंडीशन अप्लाई हो रही है, तो हम 300 शेयर्स पर कैलकुलेट कर रहे हैं। 300 शेयर्स का ₹65, मतलब 19,500 का जो लॉस है इसमें से वो आप आगे कैरी फॉरवर्ड या सेट ऑफ नहीं कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर डिविडेंड स्वैपिंग अप्लाई हो जाता है। तो 3 महीने और 3 महीने के अंदर हो रहा है, तो इस केस में इन शेयर्स पर ध्यान रखना है, मैंने 500 से मल्टीप्लाई नहीं किया है। इन शेयर्स का जितना डिविडेंड है इतना लॉस आप आगे कैरी फॉरवर्ड या इस साल सेट ऑफ नहीं कर सकते हो। मतलब बेसिकली इस लॉस को आपको रिकॉग्नाइज ही नहीं करना है। तो लॉस हो रहा है हमको 22,500 का, जबकि 19,500 का जो अमाउंट है, 19,500 का लॉस रिकॉग्नाइज नहीं होगा, तो हमारा लॉस इन शेयर्स में रिकॉग्नाइज होगा मात्र 3,000 रुपए का। 20,000 तो जैसा है वैसा रहेगा, तो टोटल हमारा लॉस हो जाता है 23,000 का हमारा लॉस हो जाता है। और हमारा अनलिस्टेड का प्रॉफिट है, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का प्रॉफिट है 50,000, इनको आप एडजस्ट कर सकते हो, तो हमारा आंसर आ जाता है 27,000 का कैपिटल गेन। देख लेते हैं ऑप्शन मैच हो रहा है क्या और कौन सा ऑप्शन से मैच हो रहा है। सो क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको, अज्यूमिंग दैट मिस्टर शौर्य टोटल इनकम इज बी 27,000। अगर आपने ये कैलकुलेशन नहीं किया होता तो आपका आंसर देखो, क्वेश्चन पढ़ के क्योंकि नहीं समझ में आ रहा था एकदम से,
कि इसमें डिविडेंड स्क्रैपिंग का क्वेश्चन हो सकता है। तो 22,500 प्लस 20,000 और मैं इसी को माइनस कर देती 50,000, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन मैच हो जाता 7,500। गेटिंग द पॉइंट। ऑब्जेक्टिव में ये ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है कि हमने कोई चीज मिस आउट तो नहीं करती, क्योंकि हमारा ऑप्शन मैच हो जाएगा। उनको पता है, बच्चा ये भूल जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही छोटा सा प्रोविजन है और मॉड्यूल में और इधर ज्यादा क्वेश्चंस है नहीं, तो बहुत बार ये होता है कि प्रोविजन हमारे दिमाग से स्लिप हो जाता है। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ हर चीज ध्यान से पढ़ो। सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है इस चीज का कि जितना ध्यान से आप चीजों को रीड करोगे ऑटोमेटिकली वो चीज हमारे प्रैक्टिस में आती जाएगी। तो ये बहुत प्रॉपर और बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है, एक अनयूजुअल तरीके का है जिसका एक्सपेक्टेशन ज्यादा नहीं था कि ये ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। An amount of 40,000 was paid to Mr. X on 1st of July towards fees for professional services without deduction of tax. Subsequently, another payment of 50,000 was due to Mr. X of 50,000 on 28 February 2020, from which tax at the rate 10% on the entire amount was deducted. However, tax was deposited only on 22 June. The interest chargeable will be. ठीक है, तो आ जाते हैं हम वापस टीडीएस पर। टीडीएस में दो इंटरेस्ट होते हैं। टीडीएस में क्या बोला गया है कि जितना आपने डिडक्ट नहीं किया उसके ऊपर आपको 1% पर मंथ या पार्ट ऑफ मंथ से पेमेंट करना होता है इंटरेस्ट का, फ्रॉम द डेट ऑन विच द टैक्स वाज डिडक्टेबल अप टू द डेट ऑन विच द टैक्स इज एक्चुअली डिडक्टेड। तो क्वेश्चन दिया है हमको, सबसे पहला आपने पेमेंट किया है इस पर्सन को, कौन सी तारीख को? 1 जुलाई को। 1 जुलाई को पेमेंट किया है। इस दिन डिडक्ट किया क्या? नहीं। 1 जुलाई को डिडक्ट करा, फिर 28 फरवरी को एक और पेमेंट करना था, तो उस दिन हमने सारा का सारा डिडक्ट कर लिया, लेकिन फिर भी डिडक्ट करके सरकार को जमा नहीं किया, तो सरकार बोलेगी कि हमने डिडक्ट करके तुम्हारी जेब में डालने के लिए थोड़ी ना किया है, हमने क्यों बोला है डिडक्ट करने को, भी डिडक्ट करो और हमको पैसा जमा करो। सो दोनों इंटरेस्ट एप्लीकेबल है। यहाँ पर आपको लगाना रहेगा नॉन डिडक्शन, और जब आपने डिडक्ट कर लिया है तब से लेकर जिस दिन आपने पे नहीं किया तब तक का लगेगा नॉन पेमेंट। तो सबसे पहले आ जाते हैं डेट ऑन विच द टैक्स वाज डिडक्टेबल अप टू द डेट ऑन विच इट वाज एक्चुअली डिडक्टेड। कौन सा ऐसा अमाउंट है जो जिसमें नहीं डिडक्ट करने की गलती करी है हमने? तो पहले अमाउंट पे हमने गलती करी है कि हमने डिडक्ट नहीं किया, दैट इज ₹40,000 हमने डिडक्ट नहीं किया। अगर हम चाहते, अगर हमें डिडक्ट करना था तो कब कर लेना था? 1 जुलाई को कर लेना था, जबकि हमने डिडक्ट किया है 28 फरवरी को। तो टीडीएस सबसे पहले तो टैक्स निकालेंगे, फिर इंटरेस्ट निकालेंगे। यहाँ पर भी बच्चे गलती कर देते हैं कि टीडीएस की रेट लगाना भूल जाते हैं। सो टीडीएस 194J है, क्योंकि प्रोफेशनल है तो 10%, तो 4,000 का हो गया टीडीएस। 4,000 पे लगेंगे 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ मंथ। तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक हमारा, सॉरी जून नहीं, जुलाई, 1 जुलाई है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, पूरे महीने हैं तो ज्यादा दिक्कत नहीं है। 8 महीने का इंटरेस्ट लगेगा, तो 320 रुपए का इंटरेस्ट हमारा इस तरफ आ जाएगा। सो 320 रुपीज हम इधर कैलकुलेट कर देंगे। अब आ जाते हैं आगे चलते हैं नॉन पेमेंट। तो भले जो बाद में डिडक्ट किया पर 28 फरवरी को डिडक्ट कर लिया था, तो आपको बराबरी से पे कर देना चाहिए था, मतलब अगले महीने की 7 तारीख तक, लेकिन आपने पे नहीं किया। तो डेट ऑन विच इट इज डिडक्टेड अप टू द डेट ऑन विच इट इज एक्चुअली पेड, इसके बीच में मंथ और पार्ट ऑफ मंथ आपको क्या करना पड़ेगा? इंटरेस्ट लगाना पड़ेगा। और अब ये इंटरेस्ट किस पर लगेगा? पूरे 9,000 पर। क्यों? क्योंकि दोनों ही आपने डिडक्ट करके रख लिए पर डिपॉजिट नहीं करे। पार्ट ऑफ मंथ विल बी ट्रीटेड एज फुल मंथ। तो कैलकुलेशन कर लेते हैं हम, कितने महीने का लगेगा? मार्च, अप्रैल, मई, जून, 4 महीने। 9,000 इंटू 1.5% इंटू 4। ध्यान रखना है कहां पर मंथ बोला जाता है, कहां पर एनम बोला जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 540 का यहाँ पर आ रहा है इंटरेस्ट, 540 प्लस 320, टोटल इंटरेस्ट हो जाएगा 860। सो ऑप्शन मैच कर रहा है, हाँ, 5th का हमारा ऑप्शन है बी। चलिए आगे चलते हैं। मिस्टर निशांत रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट फॉर द प्रीवियस ईयर एंड रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट फॉर द प्रीवियस ईयर 1920। पिछले साल क्या था? नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। इस साल क्या है? ऑर्डिनरी रेसिडेंट। has received rent from property in Canada deemed to accrued
outside India amounting to 1 lakh, he has deposited the same in the bank in Canada. मतलब receive भी outside India. तो receive outside India deemed to accrue outside India पे टैक्स सिर्फ किसको लगता है, ROR को लगता है और किसी को नहीं लगता है. During the financial year 1920, he remitted this amount to India through approved banking channels. Is such rent taxable in India? If so, how much and in which year? सिंपल सी बात है, हम समझ सकते हैं कि पिछले साल आप RMOR थे, इस साल आप ROR हो. हमें इस साल के रेसिडेंशियल स्टेटस से मतलब है. पिछले साल की इनकम टैक्सेबल होगी कि नहीं, ये सवाल किस साल उठना चाहिए था, पिछले साल उठना चाहिए था. इस साल ये सवाल उठाकर कोई मतलब नहीं निकलने वाला है. लास्ट ईयर आप RMOR थे तो आपकी सिर्फ वो इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी जो या तो अक्रूड इंडिया में है या फिर रिसीव इंडिया में हुई है. हाँ, अगर इंडिया के बाहर अप्रूव हुई है तो एक एक्सेप्शनल कंडीशन होती है कि बिजनेस कंट्रोल इंडिया से किया जा रहा है, पर वैसा यहाँ पर कोई भी आसार नजर नहीं आ रहे हैं. मतलब अगर ये पिछले साल ROR होता तो टैक्सेबल होता, और वो भी कौन से साल टैक्सेबल होता, पिछले साल ही टैक्सेबल होता. इस साल टैक्सेबिलिटी से फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि रेमिटेंस इज नेवर टैक्सेबल. सो कीप दिस इन माइंड. रेमिटेंस हो रहा है नॉट टैक्सेबल, तो कौन सा ऑप्शन मैच करेगा? देखो, no such rent is not taxable either during the previous year or during the previous year 1920. दोनों ही साल में. दोनों साल में क्यों नहीं है? क्योंकि पिछले साल में RMOR था. अगर दोनों साल ROR होता तो पिछले साल टैक्स लग जाता, मतलब 18-19 में टैक्स लग जाता. आगे चलते हैं. मिस्टर दिनेश, क्वेश्चन नंबर 7. रेसिडेंट इन इंडिया हैविंग अ ग्रॉस टोटल इनकम. अब मैं चीजें जो बोलती जा रही हूँ, आई होप आप लोगों को मार्क करते जा रहे हो. मिस्टर दिनेश क्या है? इंडिविजुअल रेसिडेंट इन इंडिया. Gross total income comprising of interest on saving account and rental income. He incurred expenditure of 2 lakhs for his son for a study tour to Europe. Whether he is required to file return? If yes, what is the due date? No, requirement नहीं आएगी क्योंकि जो कंडीशंस हमने पढ़ी हुई हैं उनमें से कोई भी एप्लीकेबल नहीं है. या तो आपकी GTI ज्यादा हो तो GTI 2.5 लाख के अंदर है. नेक्स्ट, इसके अलावा आपके जो एक्सपेंडिचर्स वाली लिमिट है वो भी यहाँ पर क्रॉस नहीं हो रही है. जो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस और वो वाली कंडीशन हमारे ऊपर एप्लीकेबल होती है, फॉरेन टूर इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, तो वो भी हमारे ऊपर एप्लीकेबल नहीं है. तो नो, ही इज नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल द रिटर्न ऑफ इनकम. और ना कोई फॉरेन एसेट है तो फॉरेन एसेट और बेनिफिशियल ओनर वाला कंडीशन भी फुलफिल नहीं हो रहा. 139(1) की कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, सो रिटर्न फाइलिंग की जरूरत नहीं है. आगे आ जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 8 इज वेरी वेरी गुड क्वेश्चन. अगेन इट इज बेस्ड ऑन दी लेटेस्ट अमेंडमेंट or the latest clarification given on 194N, which we have already discussed as a part of statutory update. Mr. Nihar maintains a saving account and a current account in Mira Bank Limited. The details of withdrawals is given. अब यहाँ दो कंफ्यूजन आते हैं दिमाग में. सबसे पहला, सेविंग और करंट दोनों का जोड़ना है कि नहीं जोड़ना है. दूसरी चीज जो दिक्कत आती है कि अमेंडमेंट आया है 1 सितंबर के बाद, तो 1 सितंबर के पहले के विड्रॉल का क्या होगा. Is Mira Bank required to deduct tax at source on withdrawals made by Mr. Nihar during the previous year 1920? If yes, what will be the amount? तो पहले तो रिकॉल कर लेते हैं सेक्शन बोला है 194N में ये कि अगर आपका विड्रॉल फ्रॉम 1 और मोर अकाउंट्स इज 1 CR एंड अबव, मतलब 1 करोड़ से ज्यादा का अगर विड्रॉल है तो जितना एक्सेस अमाउंट है उस पर 2% से क्या काटा जाएगा, बैंक के द्वारा टैक्स काटा जाएगा. ये हमने बात करी है. और अगर आपको याद होगा तो स्टैट्यूटरी अपडेट में स्पेसिफिकली एक क्लैरिफिकेशन आया है जो बोलता है कि फॉर कैलकुलेटिंग द थ्रेशहोल्ड ऑफ 1 CR पिछले सारे डिपॉजिट्स को भी इंक्लूड किया जाएगा, मतलब पिछले सारे विड्रॉल्स को भी जोड़ा जाएगा. हाँ, 1 सितंबर के पहले, क्योंकि TDS का प्रोविजन नहीं था तो आप टैक्स नहीं डिडक्ट कर सकते, पर 1 सितंबर तक जितना विड्रॉल हुआ है वो जोड़ के फिर निकालोगे कि टैक्स कितना काटना है. तो टू कैलकुलेट द थ्रेशहोल्ड ऑफ 1 CR यू विल इंक्लूड होल प्रीवियस ईयर 1920 एंड 1 और मोर अकाउंट्स, मतलब सेविंग करंट दोनों को जोड़ना है. तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बस ये दो चीजें कंफ्यूज कर जाती है कभी कभी. तो सबसे सिंपल, कैलकुलेटर उठाओ और कैलकुलेट करना शुरू कर देते हैं कि टोटल विड्रॉल कितना है शुरू से लेके आखिरी तक ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 1920. तो 15 लाख प्लस 22 लाख प्लस 20 लाख प्लस 5 लाख प्लस 35, 38, 25. सो टोटल विड्रॉल हुआ है हमारा 1 करोड़ 60 लाख. 1 करोड़ से ऊपर चले गए, जितना ऊपर गए उसके हिसाब से कितना 20%.
1,20,000 का क्या काटना है, टैक्स डिडक्ट करना है। तो यस, मेरा बैंक को टैक्स काटना पड़ेगा। TDS of 1,20,000 is required to be deducted. Option will be option D. तो देखो हमें कुछ तो अमेंडमेंट पर ही क्वेश्चंस आ गए हैं और इम्पोर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव्स बहुत अच्छे दिए हुए हैं आरटीपी में, और दिक्कत ये हो जाती है कि हमारे पास ऑब्जेक्टिव का डिटेल्ड सॉल्यूशन नहीं हो पाता है, इसीलिए हमारा ऑप्शन मैच नहीं भी हो रहा है तो हमें पता नहीं चलता है कि क्यों नहीं मैच हो रहा है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उसके डिटेल सॉल्यूशंस हमारे पास रखें, जो कि हमने एक एक करके सारे ऑब्जेक्टिव्स के डिस्कस कर लिए। कुछ पॉइंट्स बहुत अच्छे थे जो मैंने स्पेसिफिकली आपको मार्क करवाए हैं कि एग्जाम में भी आपको ध्यान रखने हैं क्योंकि आरटीपी में दिए हैं, तो हमारे लिए एक्सपेक्टेड है, उन लोगों को हमसे एक्सपेक्टेड है कि हाँ ये बच्चा पढ़ के आएगा, और हो सकता है कि हमारे लिए आ जाए। सो इट हैपेंस मेनी टाइम्स, इनफैक्ट हमारे कुछ एग्जाम्स में ऐसा हो चुका है कि आरटीपी का क्वेश्चन ऐसा का ऐसा एग्जाम में आ जाता है। तो अगर 4 मार्क का भी फंसा तो वो तो हमारे लिए बोनस ही है कि हाँ हमने देखा हुआ क्वेश्चन है और हमारे एग्जाम में आ गया। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सॉल्व द रीसेंट आरटीपी। सो इन दिस वी हैव डिस्कस्ड ऑल द ऑब्जेक्टिव्स that are given in the revision test paper as it is applicable for November 20 attempt.